नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और आज है 26 नवंबर। 26 नवंबर की तारीख इसलिए भी हम याद करते हैं कि यही वह तारीख है जब 1949 में हमने अपने संविधान को अंगीकार किया था। अंगीकार करने का मतलब संविधान हमारा बन गया था, हम लोगों ने ये सहमति बना ली कि यही हमारा संविधान है। इसी पर हमारे आगे का जो देश का भविष्य तय होना है, इसी के आधार पर तय होना है। अब देखिए ना, अभी हम लोग रांची में बैठकर बात कर रहे हैं और कई जगहों पे आप घूमते हुए देखते होंगे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। उन फ्लाईओवर्स की वजह से कई जगहों पे जाम लगता है, कई जगहों पे लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो सैकड़ों साल की गुलामी के बाद जब हमारे पूर्वजों ने संविधान बनाया होगा, कितना सेक्रीफाई किया होगा, उनका कितना योगदान रहा है देश के नवनिर्माण में, और फिर एक संविधान बना जिसके आधार पे हमारा देश आज भी दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र माना जाता है और हम चल रहे हैं। तो आज की तारीख क्योंकि खास है, तो जाहिर है कि हम एक लोक प्रसारक होने के नाते इस पर बात करना चाहते हैं, संविधान पर बात करना चाहते हैं, उसकी खूबसूरती पर बात करना चाहते हैं, अपने देश के लोकतंत्र पर बात करना चाहते हैं, जमहूरियत पर बात करना चाहते हैं। और इस खास कार्यक्रम में इस विषय पर बात करने के लिए हमने दो खास लोगों को स्टूडियो में आमंत्रित किया। हम स्वागत करते हैं प्रदीप कुमार सिंह साहब का, जो दैनिक जागरण अखबार के ब्यूरो चीफ हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमन कुमार जी का, जो हमारे डीडी झारखंड के मुख्य सलाहकार हैं, चीफ ऑफिसर स्पेशलिस्ट हैं और झारखंड के बड़े पत्रकार हैं। आप दोनों लोगों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। इस कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करना चाहते, क्या खूबसूरत लगता है अमन जी हमारे संविधान में, हमारे देश की जमहूरियत में? देखिए, सबसे पहले रवि जी, 26 आज नवंबर है और हमारे संविधान में के लिए 26 का जो तारीख है वो बड़ा लगता है कि शुभ रहा है, या ईश्वर भी चाहते थे कि इस दिन को ऐतिहासिक बनाया जाए, इसलिए 26 नवंबर को अंगीकार किया गया, उसको पास किया गया, फिर 26 जनवरी को उसको अंगीकार किया गया। तो एक आज हम लोग इस पे चर्चा के लिए बैठे हैं, तो मेरे मन में ये विचार है कि लगता है 26 बहुत शुभ है हमारे लिए। अगर संविधान की बात की जाए तो आपने जैसा कि कहा कि हमारे पूर्वजों ने बहुत ही मशवरा के बाद, बहुत ही उसमें कुर्बानियों के बाद और बहुत सेक्रीफाइस के बाद एक संविधान बनाया। शायद इसी वजह से हमारे देश के हर नागरिक के लिए संविधान जो है वो किसी धार्मिक ग्रंथ से कम नहीं है। और हम लोग जब हमारे देश के लोग या हम में से कोई भी आदमी जब राह भटकता है या जो तय मानक है उससे इधर उधर होता है, तो संविधान की जो वो किताब है, संविधान है, वो हमारा मार्ग जो है वो हमको सही रास्ते पे लाता है और मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये संविधान जो है वो जो बनाया गया था, शायद इसी वजह से इसमें सभी की भागीदारी, क्योंकि हमारे जो प्रस्तावना में ही है कि हर चीज़ के में समानता का हम लोग उसमें समानता जो हमारे संविधान की मूल भावना है कि हम भारत के लोग जो है लोगों को हर चीज़ में समानता का अवसर देंगे। तो ये क्योंकि आपको पता है कि हम आज़ादी से पहले हमारी क्या स्थिति थी और शायद संविधान की जो मूल भावना थी समानता, इसी की वजह से आज जो देश है इतने आगे प्रगति कर रहा है और देश का हर तबका, कोई तबका ये कह नहीं सकता है कि हम देश के विकास के भागीदारी में हम पिछड़ रहे हैं। अगर कोई पीछे अगर हो भी रहा है या अगर किसी तक सही समय पे अगर नहीं चीज़ें पहुंच रही हैं, तो उसको भी मुख्य धारा में लाने के लिए और उसको भी देश के तमाम जनता के साथ विकास के दौर में शामिल करने के लिए हमारी जो केंद्र सरकार हैं या राज्य सरकारें हैं वो लगातार कोशिशें कर रही हैं। तो मैं संविधान की जो मूल ये भावना है इसका बहुत सम्मान करता हूँ। शायद क्योंकि आपको जैसा कि ज्ञात होगा, आपने पढ़ा भी ये है और इस पर कई बार चर्चा भी हम लोगों के बीच हुई है कि कैसे इस संविधान केवल ऐसे ही कोई एक व्यक्ति जो है वो लिख नहीं दिए और उसको हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया, बाकायदे उस पर बहस हुई। आप देखिए कि तमाम लोग जो, क्योंकि वो उस समय बहुत बड़े बड़े बैरिस्टर हुआ करते थे, कानूनविद थे, और हमारे झारखंड में हम जो अभी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे झारखंड से भी कई लोग संविधान सभा के सदस्य थे। जयपाल सिंह मुंडा जो हमारे झारखंड के थे, उनका जब आप भाषण उसमें पढ़िएगा जो संविधान सभा में जो बहस हुई है, तो आपको लगेगा कि कितना विजनरी हमारे पुरखे थे। और वो इसी वजह से तमाम जो तबके हैं उनके लिए संविधान में बहुत बेहतर चीज़ है। और कोई भी व्यक्ति, शायद हमारे देश का एकमात्र संविधान है जिसमें हर व्यक्ति की चिंता की गई है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि नहीं इसमें हमारी बात नहीं है।
और इसीलिए मैं संविधान को धार्मिक किताब से भी ज़्यादा महत्व देता हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने। प्रदीप जी, आपका क्या सोचना है? ये देखिए, मूलतः जब संविधान की बातचीत आती है तो हम लोग कहीं ना कहीं से उसको कोरिलेट करते हैं अपने न्यायिक प्रक्रिया से। और भारतवर्ष की जो दो मूल चीज़ें थी, एक तो हमारी शिक्षा व्यवस्था, जो हमारी गुरुकुल की व्यवस्था थी वो, और जो हमारी न्याय व्यवस्था थी, इसको पूरी दुनिया ने देखा है कि संविधान गठित होने के पहले भी जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे रूल किया, और अंग्रेज़ों ने, जैसा विदित है कि उन्होंने जो है वो डिवाइड किया सोसाइटी को, तो उनको लगता था कि ये जो दो मूल चीज़ें हैं भारतवर्ष के पास में, इनकी शिक्षा की व्यवस्था, हमारे जो शैक्षणिक संस्थान उस वक्त के थे, और हमारी जो न्याय की परंपरा, जिसको आगे हमारे जो राजनीतिक जो हस्तियाँ थी जिन्होंने लेकर के आगे बढ़ने का कार्य किया, तो गाँव में जो हमारी न्याय व्यवस्था थी वो अद्भुत थी। आप ये भी देखेंगे कि हमारे पंच परमेश्वर तक की अवधारणा है कि जो पंच है, पंचायत प्रणाली से हम जो है वो हर प्रकार का न्याय करते थे, हर तरह के विवादों का न्याय करते थे, उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं थी। आप झारखंड की बात करेंगे तो आज भी जो आदिवासी गांवों में सेल्फ रूलिंग सिस्टम है, हालांकि ये नहीं कह सकते कि वो 100% सही है, लेकिन ये पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने ये व्यवस्था कायम की थी और उस वक्त ये बहुत ज़्यादा सफल था। हालांकि काल क्रम में जब आते हैं आप, तो अब लगातार जब हम सिलेक्शन के सिस्टम में जाते हैं तो वो वंशवादी एक परंपरा है, उस पर एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन हमारी जो न्यायिक परंपरा थी इसको पूरी दुनिया ने देखा और उसको एडॉप्ट भी किया। और बाद में महात्मा गांधी ने भी इसके बारे में ये जो है वो बातें की हैं, पंचायत की व्यवस्था के बारे में, पंचायतों के सशक्तिकरण के बारे में। तो खैर, संविधान की जब बात करते हैं तो आज हमारा देश जो है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और ये तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से, जिस संविधान को लेकर के हम आगे बढ़े, हमारा जो मौलिक अधिकार और जो मूल कर्तव्य एक भारतीय नागरिक होने के नाते है, तो हम ये कह सकते हैं भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो हमारे जो संविधान निर्माताओं ने जिस प्रकार से व्यवस्था की और जिस प्रकार से मैं कहूँगा कि सुधारात्मक जो उपाय किए, जो समाज में जो विभेद जो होता था और तरह तरह की छुआछूत, वैमनस्यता, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, तो जो संविधान के जो मूल तत्व हैं, जो उसमें इन चीज़ों को समाहित किया गया, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार। हालांकि इसकी समय समय पर व्याख्या भी होती है और समय समय पे इसमें जब संशोधन की बातें आती हैं तो उसको सुधारात्मक उपायों को आगे लाते हुए उसमें संशोधन भी होता है। लेकिन इन्हीं मूल तत्वों के बदौलत, इन्हीं मूल तत्वों के भरोसे भारत जो है आज एक हम सफल लोकतांत्रिक देश हैं। आप बगल में देख सकते हैं, हमारे आसपास के जो देश हैं, पाकिस्तान का आप उदाहरण ले सकते हैं, एक साथ ही दोनों राष्ट्रों का जो है वो उदय हुआ है। तो वहाँ देख सकते हैं वहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है, हमारे यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है। जब हमने संविधान को अंगीकार किया और इन तमाम मूल तत्वों के साथ में जब हमने कार्य करना आरंभ किया, तो आज भारत जो है वो विश्व में कोई अनदेखी नहीं कर सकता। और हमारा लोकतंत्र जो है, ये गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं, और ये संविधान की बदौलत है। एक अच्छी बात आप कह रहे थे और प्रदीप जी ने भी इसको छेड़ा कि संविधान सभा की कई बैठकें होंगी और उन बैठकों के बाद संविधान बना। आज ही मैं पढ़ रहा था हिंदुस्तान अखबार में डॉक्टर अम्बेडकर का भाषण का एक लेख के रूप में छपा। इसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको आपत्ति है, आप 2/3 मेजोरिटी लाइए, आप आपत्ति आपकी सुनी जाएगी। तो ये एक बड़ी डेमोक्रेटिक प्रणाली जो भारत की थी, ये एक बड़े अतुलनीय है एक तरीके से दुनिया के लिए, क्योंकि हमने पहली बार हमने ही गणतंत्र बताया था लिच्छवी गणराज्य के माध्यम से दुनिया को। ये जो डिस्कोर्स है, जब मैंने देखा कि जैसे हम लोग दूरदर्शन है, हम लोग प्रसारक के तौर पे भारत में काम करते हैं, दूरदर्शन के दूसरे चैनल से संविधान सभा की बैठकों पे एक शानदार एपिसोड्स बने जो अभी यूट्यूब पे हैं, आर्काइवल में हैं, लोग देखते हैं उसको। जो डिस्कोर्स होता है कि हाँ ठीक है, हम बात करें, हम तीनों बैठ के संविधान पे बात कर रहे हैं, थोप नहीं रहे हैं, ये डिस्कोर्स कितना काम करता है किसी भी देश के भविष्य के निर्माण में। जी, ये दरअसल जो बातचीत की जो बात है, मशवरा करें और हम जिसकी बहुमत होगी वो उसकी बात मानी जाएगी। तो ये दरअसल हमारे देश की जो संस्कृति, मूल भावना जो है यही है कि हम तर्क करते हैं। आप पूरा दर्शन जो हमारा देखिएगा, जो
इंडोलॉजी को अगर आप ठीक से देखें तो उसमें पूरा है कि तर्क पे ही है, बात होती है, ये सही है और बहस होती है, और बहस करने वाले को कभी दुश्मन नहीं माना जाता है हमारे देश में। और इसीलिए आप इस बार भारत सरकार ने जो संविधान दिवस का जो थीम दिया है वही दिया है कि जो संविधान है, भारत दरअसल वो संविधान की जननी है। आप जो लिच्छवी गणराज्य की बात हम करते हैं तो वहाँ भी सभासदों की जो बैठक होती थी और वो मशवरा करते, जो नियम जो होता बनाए जाते थे तो उस पर सबकी राय ली जाती थी। और तो सेम वही चीज़ हमारे संविधान में निर्माताओं ने जब संविधान बनाना आरंभ किया तो तमाम लोगों की राय ली गई, क्योंकि संविधान सभा में बहुत सारे जो हैं विद्वान लोग थे। और हम लोग के लिए गर्व की बात है कि संयुक्त बिहार में उस समय संयुक्त बिहार, झारखंड भी बिहार में ही था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उसके अध्यक्ष थे। तो एक गर्व की बात है। और वो उसमें तमाम केवल बिहार झारखंड से ही नहीं, देश के तमाम जगहों से जो भी अच्छे लोग थे, अच्छे विद्वान थे, सामाजिक जिनकी समझ थी, उन लोगों को उसमें रखा गया। तो सभी लोगों ने अपनी बातों को रखा और अपने अपने जो इलाके या अपने अपने वर्ग के जो प्रतिनिधि थे, क्योंकि उसमें उस पर ध्यान दिया गया था कि भाई कि किस वर्ग का व्यक्ति है, किस क्षेत्र का है, तो वो सब तमाम चीज़ उन लोगों ने अपने लिए या अपने जो उनके पीछे जिस समाज से वो आ रहे थे उनके बारे में बातों को वहाँ पे रखा। और आप जो जैसे बता रहे हैं कि अंबेडकर जी ने भी उसको कहा कि हाँ भाई, इसको ये तत्कालीन जो है ये बेहतर है और इसको हमको रखना चाहिए अपने संविधान में। और अगर आपको लगता है कि इससे बेहतर कुछ आ रहा है, चीज़ें आ रही, तो संशोधन के माध्यम से उसमें शामिल किया जाएगा, उसके लिए बहुमत होगा। लेकिन बहुमत हमारे यहाँ का मूल बात है। शायद इसी वजह से आप देखिए कि हमारे देश में लोकतंत्र जो है वो फल फूल रहा है, और बेहतर संविधान ही बेहतर लोकतंत्र बना सकता है। क्योंकि आपकी आस्था जो है, अगर बेहतर लोकतंत्र की आप बासी है तभी आपकी आस्था जो संविधान के प्रति रही। और जैसा कि प्रदीप जी ने बताया, सही बात है कि आप देखिए बगल में जो हमारे पड़ोसी मुल्कों का क्या हाल हुआ। कई बार वहाँ पे जो है लोकतंत्र जो है वो ख़त्म हुआ और नाम मात्र का लोकतंत्र है। लेकिन हमारा देश जो है, हमारे देश में अक्षुण्ण है। और हमारा जो घर छोटा आदमी, हमारे घर का छोटा बच्चा भी, उसमें लोकतांत्रिक मूल्य है। उसको पता है कि बहुमत के आधार पर अगर उसको आप समझा दीजिए कोई बात तो समझ जाता है। तो शायद ये संविधान की जो बातें हैं वो हमारे रगों में दौड़ता है, और संविधान से कोई भी व्यक्ति इधर उधर नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता है कि आप जैसे ही इधर उधर होइएगा आप भटक जाइएगा। जो जी चक्रवर्ती भटकाव, इस तरीके के भटकाव तो जो हैं वो तो आते भी हैं जब आप इनकी व्याख्या जो है वो अलग अलग तरीकों से करने लगते हैं। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जब हम उसको स्वतंत्रता को उच्छृंखलता के रूप में जब लेने लगते हैं, तब ये जो है वो ये इसका जो है वो जो एक बाउंड्री है वो बाउंड्री के बाहर बात जो है वो जाने लगती है। जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे हम ये कहने लगते हैं, देश विरोधी बातें होने लगती हैं, तो वह उसका है जो इसकी भी एक मर्यादा, एक सीमा रेखा जो है वो होनी चाहिए कि संविधान में इसके प्रावधान हैं। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं और उसी के माध्यम से सभी लोग अपनी बातें रखते हैं। लेकिन इसका ख्याल अवश्य रखना चाहिए कि संविधान ने जो हमको मूल अधिकार दिए हैं, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हम उस मर्यादा को, उस लक्ष्मण रेखा को नहीं बांधे जिससे हमारी देश की एकता, संप्रभुता, अखंडता, ये सब तत्व जो हैं ये खतरे में पड़ती हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर ये स्वतंत्रता जो है वो उच्छृंखलता में तब्दील ना हो, इसके लिए भी प्रयास जो है वो करने चाहिए। और ये चिंता, बहुत बड़ी चिंता का भी विषय है। लेकिन इसको हमारा समाज जो है कभी एक्सेप्ट नहीं करता। आप देखिएगा ना, इस संविधान की जो बातें हैं उससे का गलत आप व्याख्या करके आप अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश करेंगे या आप किसी चीज़ पे एकाधिकार बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको खारिज कर दिया जाता है। हमारे देश में बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। और वर्तमान में क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो उसको उस पर कोई भी कुछ भी लिख दे रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, लेकिन ऐसे लोगों की सराहना नहीं हो रही है। और ऐसे लोगों को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसकी पहचान जो है अव्यवस्थाकारी के रूप में किया जा रहा है। हाँ, इसीलिए कर्तव्यों की बात ही संविधान में है कि उन लोगों को लगा होगा पूर्वजों को कि भाई अधिकार तो करेगा, कुछ कर्तव्य की बात भी कर लो।
और इसी वजह से संविधान में कर्तव्यों की बात भी कि भाई आप कर्तव्य भी आपको अपने कर्तव्य का पालन करना। एक चीज़ और समझाइए कि जैसे कई जगहों पे देखा है कि बहुत सारे देशों में बहुत सारे संविधान संशोधन हुए और डेमोक्रेसी बार बार, जैसे पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है, अफगानिस्तान हमारे सामने में कई सारे देश हैं जहाँ पे स्थिति खराब हुई। भारत में कौन सी चीज़ है जो इसको समेट के रखती है कि हाँ ठीक है, हम लड़ेंगे लेकिन हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट है, तो हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उसकी बात मानेंगे। हमारे पास एक न्यायिक प्रणाली है, अगर हम झारखंड में है ग्राम सभा है तो ग्राम सभा की बात मानेंगे। कौन सी वो ताकत है जो भारत को जोड़ के रखती है? ये दोनों ही लोगों का सवाल है। देखिए, सबसे मेरा जो मानना है, सबसे जो बड़ी बात है इस देश में कि आपकी बात को सुनी जाती है। आप लाख विरोधी हैं लेकिन आपको स्कोप दिया जाता है कि आप बातों को रखें, ठीक है। और सही अगर होता है तो उस पर चर्चा भी होती है। हमारे कई उदाहरण भी हैं कि संसद कई कानून बने लेकिन उसका अगर वो लोगों को पसंद नहीं आया, दूसरों को पसंद नहीं आया, बाद में उसमें संशोधन हुए हैं। तो आप ये अगर आप रिजिड हो जाए कि नहीं यही सही है तो आप तो आप गलत, आप खारिज कर दिए जाएंगे। तो हमारे देश की यही खूबसूरती है कि यहाँ तमाम चीज़ें हैं, विरोधी भी हैं, लेकिन आपके पास स्कोप है बातों को अपनी बातों को रखने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा शासन तंत्र है ना, वो भी संविधान के प्रति बहुत सम्मानजनक व्यवहार रखता है। एक आध उदाहरण है जो संविधान का उल्लंघन करने की कोशिश एक आध शासकों ने बहुत पहले किया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उनको जनता ने खारिज कर दिया। अब वो कहीं दिखे नहीं, वो बहुत मजबूत व्यक्ति थी या थे, लेकिन उनको खारिज कर दिया गया। तो हमारे देश में ये मूल चीज़ है कि आप ना तोप नहीं है, तोप मतलब यहाँ सबसे सर्वोच्च संविधान है, सर्वोच्च संसद है, सर्वोच्च विधानसभा है, उससे ऊपर आप नहीं हो सकते। आप कितने बड़े व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आपको इन्हीं संविधान के पर आधारित जो शासन प्रणाली है उसी के तहत काम करना होगा। अच्छा, जैसे प्रदीप जी पहले हम सुनते थे कि भाई जहांगीरी घंटा था कि घंटी बजा दिया तो राजा खुद ही आके सुनते थे। आज भी एक आदमी बहुत ईमानदारी से एक चिट्ठी लिखता है, उसको उम्मीद रहती है कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजेंगे तो शायद मेरा काम हो जाएगा, और प्रधानमंत्री कार्यालय उसको रिप्लाई करता है। आज की तारीख में भी जहाँ पर आप 140 करोड़ की आबादी के साथ रह रहे हैं, कैसा भविष्य दिखता है आपको भारत का डेमोक्रेटिक? बहुत उज्ज्वल भविष्य है। भारत के भविष्य के बारे में जो है वो मतलब ये स्पष्ट तौर पे आप देख लीजिए, हमने 75 वर्ष जो है वो हम पूरे कर रहे हैं और आज हम विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं। और हर दृष्टिकोण से भारत ने कभी भी किसी के संप्रभुता में जो है वो हस्तक्षेप नहीं किया। पूरे जो विश्व की जो बिरादरी है उसके साथ जो भारत जितनी मजबूती से खड़ा है, आपको आसपास में कोई व्यक्ति दिखता नहीं है। आप आज देखें, आज G20 का जो है वो सम्मेलन हमारे देश में हो रहा है, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो उसको लीड कर रहे हैं, और हर देश में जो कॉन्सेप्ट आया है, तो पूरे G20 कंट्रीज के सारे जो भागीदार हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, वहाँ देखेंगे। तो जो आपने जो इसके पहले जो बात की कि हमारा देश जो है ये जुड़ा कैसे है, तो हमारा देश संविधान गठित होने के बाद ये तो हम इंटैक्ट हुए हैं। हम एक बरसों के एक गुलामी के फेस से निकल करके जब सामने आए तो हम तो इंटैक्ट रहे हैं, लेकिन ये देश जो है ये भावनात्मक रूप से ये सदियों से जुड़ा हुआ है। मैं तो बहुत कम शब्दों में ही, प्रदीप जी ने बहुत बढ़िया कहा, और इसका जवाब अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं बहुत कम शब्दों में ही बताता कि इस देश का क्या भविष्य है और संविधान की क्या शक्ति और संविधान में क्या पावर है। कि आपके देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो अमेरिका, इंग्लैंड या जो बाहर विदेश के जो मजबूत शक्ति हैं उनके यहाँ जाते हैं तो उनके राष्ट्रपति के कंधे पे हाथ रख के बात करते हैं। जहाँ, क्योंकि हम जबकि बहुत गुलामी में रहे, बहुत वो लोग बोलते थे गरीब देश हैं, तो अब हमारे संविधान ने ये शक्ति हमारे देश के जो जनप्रतिनिधि उसको दिए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो शक्तिशाली होते हैं देश के संविधान की वजह से, वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो दुनिया का शक्तिशाली देश है उसके कंधे पे हाथ रखते हैं। और वही प्रधानमंत्री जब अपने देश में आते हैं तो एक सफाई कर्मी का पैर पखाड़ते हैं। हाँ, यही खूबसूरती है, यही खूबसूरती है और यही मजबूती है हमारे संविधान की। और यही संविधान ने हमें ताकत दी है कि आज देश की जो पिछड़े हुए जिले
और कि एक जनजातीय समाज की महिला हमारे संविधान की वजह से ही देश की राष्ट्रपति है। तो इससे और खूबसूरत चीज़ क्या हो सकती है? और ऐसे में हम आगे ही जाएंगे, हमको कोई पीछे करने वाली शक्ति नहीं पैदा हुई है। बस हम जैसे जो आम लोग हैं, जनता है, उनको संविधान के प्रति अपनी जो निष्ठा और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करनी चाहिए और उसके जो नियम, उसके जो चीज़ें उसमें जो बताई गई है उसका पालन करना। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो हमारा जो भावनात्मक लगाव इस देश के भीतर में है, दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, हम दिखते अलग अलग हैं, हो सकता है कि हमारे रंग भी अलग अलग हों, लेकिन हम भावनात्मक तौर पे बहुत मजबूत है। और इसका एक बहुत सामान्य एक उदाहरण है, आप क्रिकेट मैच देख लीजिए, हमारे देश में जो है वो धर्म की तरह है और उस दिन उस देश का जो है वो क्या माहौल रहता है, ये तो मतलब परिलक्षित करने की भी चीज़ है, देशभक्ति या आपसी भावनात्मक लगाव। आप कोरोना के कालखंड को देख लें, हम लोगों ने मतलब इस त्रासदी को झेला है, इस त्रासदी से उबर कर सामने आए हैं, तो ये देश की भावनात्मक एकजुटता ही थी। कई ऐसे संगठन जो मतलब सामने नहीं आए, कई ऐसे व्यक्ति मैं जानता हूँ, और कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो ऐसा कोई परिवार नहीं था जहाँ जो इस महामारी की चपेट में नहीं आया। और एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी थी जिसकी रोजी रोटी पे आफत था, जिसके रोज के भोजन पर आफत था। तो ये संस्थाएं, ये सहयोग और ये समाज का सहयोग, तो ये भावनात्मक लगाव ही था कि मतलब लोगों को एक साथ जोड़ना। और आप जब याद करें, जब पहली बार थाली पीट करके पूरे देश को जब जागरूक किया गया था, तो ऐसा कोई घर नहीं रहा होगा, ऐसी कोई बालकोनी नहीं रही होगी, ऐसा कोई गांव टोला नहीं रहा होगा जब लोग एक साथ नहीं आए थे। तो ये भावनात्मक लगाव जो ये है, एक भावनात्मक एकजुटता है, तो ये यही परिलक्षित करने के लिए काफ़ी। और कोरोना के कालखंड में हम लोगों ने देखा है पूरा देश कैसे एकजुट रहता था। अगर ये आह्वान होता था कि हम लॉकडाउन करेंगे, वायलेशन होते हैं सोसाइटी में, कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन पूरा देश जो है वो एक हम लोगों ने दूसरे वैसे देशों को जहां वैक्सीन की कमी थी, हम लोगों ने सप्लाई किया। ये जो हमारी जो ये उदात्त भावना है, ये उसी वजह से है कि हम भावनात्मक रूप से बहुत अधिक मजबूत हैं। एक दूसरे के सुख दुख में काम आना और उनके साथ मजबूती से खड़ा होना, ये हमारे देश की। और जो मुल्क वैसे देश हैं जो दिक्कत में हैं, उनके लिए तुरंत सहायता, हर तरह की सहायता, आपको कोई आपदा होती है, भारत सबसे आगे कतार में रहता है। किसी तरह के सैन्य सहायता की ज़रूरत पड़ती है और अगर लगता है कि इनको देना चाहिए, बहुत मजबूती से हमारी जो सेना है वो नेतृत्व के निर्देश पर आगे बढ़ के काम करती है। तो हम तो वैश्विक जो एकता है, वैश्विक एकजुटता है, उसको बढ़ाने में भारत का अप्रतिम योगदान है और वो हमारे संविधान की बदौलत है। एक चीज़ और हम लेना चाहते हैं सवाल, जैसे जो दूरदर्शन जैसे लोक प्रसारक हैं या जो जर्नलिज्म के स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो अखबार हो, टेलीविज़न हो या रेडियो हो या और भी दूसरे जो माध्यम हैं, इनकी कितनी भूमिका है ऐसी चीज़ों को प्रसारित करने में, अपनी विरासत के बारे में बताने में और ये आगाह कराने में कि भैया हमारे अधिकार इतने हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं जिनका पालन करना चाहिए? देखिए, आपने बहुत सही सवाल किया है। हमारा क्योंकि लोक प्रसारक के रूप में बहुत भूमिका ज़्यादा है और हम कोशिश भी करते हैं कि संविधान से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसका प्रसारण नियमित ढंग से करें। इसके लिए हम लोग एक पूरे देश स्तर पे हर चैनल, जो रीजनल चैनल है और नेशनल चैनल, कानून की बात नाम से कार्यक्रम में हम लोग प्रसारित करते हैं। तो उसका वही विज़न रहता है कि संविधान में, कानून में क्या क्या जो है जनता को अधिकार दिए गए हैं, उस पे हम चर्चा करते हैं। हमारे जो कानून से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट होते हैं वो उसमें आते हैं, वो बताते हैं। और आपने बहुत अच्छी बात ये भी कही कि कर्तव्य, क्योंकि हमारे देश में एक कभी कभी मैं भी देखता हूँ तो मुझे भी निराशा का भाव उत्पन्न होता है कि कई लोग ऐसे भी हैं जो केवल अपनी बात करते हैं कि हमें ये मिलना चाहिए, मेरा ये अधिकार है, लेकिन कर्तव्य की बात अगर उनसे पूछिए ना तो बंगले झाँकने लगेंगे, इधर उधर घूमने लगेंगे, फिर वो जाति और मजहब की बात करने लगेंगे। तो ऐसे लोगों को समाज में जो हतोत्साहित किया जाना चाहिए। और क्योंकि जब तक
आप कोई भी देश जो है वो उसके नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, तब तक देश जो है वो वहाँ नहीं पहुँच पाएगा जहाँ उसको पहुँचना चाहिए। आप उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए कि अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो जापान के लोग आपको देखेंगे हर स्टेडियम में, चाहे उनके देश का वो मैच चल रहा हो या ना चल रहा हो, लेकिन उनके लोग जो अगर दर्शक होते हैं तो पूरा स्टेडियम का जो है की सफाई करते हैं। तो दरअसल जापानियों का एक कर्तव्य है उनके संविधान में या उनको लालन पालन में उन्हें बताया जा रहा है कि सफाई रहनी चाहिए। हमारे देश में भी प्रधानमंत्री जी बार बार अपील करते हैं, कई कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहे हैं कि स्वच्छ भारत कार्यक्रम, उसमें बहुत लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो गंदगी फैला ही रहे हैं। तो अपना कर्तव्य जरूर होना चाहिए। और जहाँ तक आपने बात की कि हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए और दूसरे चैनलों की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो इन सभी क्योंकि टेलीविज़न घर घर में पहुँच गया है और मोबाइल जो है घर घर में है, तो हमारी बहुत भूमिका है। और जैसे कि हमारे दूरदर्शन परिवार की तरफ से हर चैनल की तरफ चलाया ही जाता है, संसद टीवी जो है अपना, वो संसद टीवी में भी जो है अधिकार, कर्तव्य और संविधान के प्रस्तावना को लेके एक से एक बेहतरीन कार्यक्रम, मतलब मैं फिर से बोलूँगा, एक बेहतरीन कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। उनको भी देखना चाहिए और बहुत लोग देख रहे हैं, उसका लाभ भी उठा रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि कोई भी बदलाव की शुरुआत जो होता है घर से और स्कूल से होता है, तो वहाँ भी आप जो अगर उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाए तो उसका फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। हाल ही में भारत सरकार ने जो है सभी जो निजी टेलीविज़न चैनल है उनको भी निर्देशित किया है कि आप अपने यहाँ जो है एक स्लॉट ऐसा रखिए जिसमें देशभक्ति से जुड़ा हुआ जो कार्यक्रम है, संविधान से की जो बातें हैं, उससे जुड़ी हुई जो बातें हैं वो प्रसारित हो। तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रयासों से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होंगे और जो लोग अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह हैं वो रास्ते पे आएंगे और हमारा देश और ज़्यादा तेजी से तरक्की करेगा। प्रदीप जी, अंतिम टिप्पणी 1 मिनट है हमारे पास। जी देखिए, विभिन्न तरीके से हमारा देश का संविधान जितना मजबूत है, उसी ताकत से जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं वह प्रबल रहती हैं देश में। और जब हम लगातार, जैसे कि आपने पत्रकारीय माध्यम से कहा, तो हम लगातार वैसी शक्तियों पर प्रहार करते हैं, उनको बेनकाब करते हैं, लोगों के सामने बताते हैं कि ये हमारे राष्ट्र के लिए ख़तरा हैं, ये संविधान को नहीं मानते, ये हमारे लोकतंत्र को नहीं मानते, ये हमारी संसदीय परंपरा को नहीं मानते। और ऐसे लोग जो मतलब छिपे हुए हैं और छिप कर के काम करते हैं समाज के सामने, वैसे लोगों को भी लाने का काम, इसके अलावा जो हमारे संविधान के मूल कर्तव्य हैं और जो हमारे समाज के सरोकार हैं, हमारा स्वस्थ समाज का अभियान, हमारा नारी सशक्तिकरण का अभियान, हमारा स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम, और अभी तो हम लोगों ने एक विशद अभियान लिया है पूरे देश में कि 75,000 किलोमीटर सड़कों की हम ऑडिट कर रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं, हम बच्चों को बता रहे हैं, नई पीढ़ी को बता रहे हैं कि आज एक देश में जो है वो सबसे बड़ी समस्या, और जितनी ज़्यादा लोग जो है वो बीमारियों से नहीं मरते, उससे ज़्यादा लोग जो हैं वो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने से मरते हैं। और हमारे देश के मानव संसाधन की जो है वो क्षति होती है, और ये बहुत बड़ी क्षति है। तो यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम जो ट्रैफिक के जो नियम हैं, जो यातायात संबंधी नियम हैं, निर्देश हैं, वाहन के फिटनेस आदि, और सड़क पे जब हम चलते हैं तो यातायात संबंधी सुरक्षा नियमों का पालन, तो ये एक बहुत विशद अभियान है। तो समय समय पे हम इन तमाम चीज़ों को लेकर के संवैधानिक अधिकार भी और हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उन पे भी बात करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, हर एक विभिन्न माध्यमों से जो है वो उनको जागरूक करने की कोशिश की जाती है। अब आप दोनों ही लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास वक्त नहीं है कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सभी लोगों को संविधान दिवस की बधाई, और हमें अभिमान है कि हमारे पास इतना खूबसूरत संविधान है और हम एक बहुत ही खूबसूरत डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं। मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।